नमस्कार, स्वागत है आपका करियर रेडनेस पर। और दोस्तों, इस क्लास में हम बात करने वाले हैं शेखावाटी यूनिवर्सिटी का जो सेमेस्टर 6th है, यानी कि बीए सेमेस्टर 6 का जो मेजर सब्जेक्ट है जिसका नाम है इकोनॉमिक्स, और पेपर का नाम है आपका हिस्ट्री ऑफ इकोनॉमिक थॉट। इस पेपर के हम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को इस क्लास में देखने वाले हैं। और यदि आप अदर यूनिवर्सिटी के हो और आपके पेपर का नाम हिस्ट्री ऑफ इकोनॉमिक थॉट है और सिलेबस आपका यही है, एक बार आप देख लीजिए कि फर्स्ट यूनिट, सेकंड यूनिट, थर्ड यूनिट और फोर्थ यूनिट, यानी कि अगर आपका सिलेबस मैच करता है और आप किसी भी यूनिवर्सिटी के हो तो ये क्लास आपके लिए भी बेनिफिशियल रहने वाली है। एक्सक्लूसिव हमने इसको शेखावाटी यूनिवर्सिटी के सिलेबस के अकॉर्डिंग रखा है। तो चलिए करते हैं शुरुआत। सबसे पहले हम बात करते हैं सेक्शन ए से बनने वाले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की, और यूनिट वाइज हम देखेंगे। करीब करीब हर यूनिट में हमने 10-10 क्वेश्चन यहाँ पे रखे हैं। पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज मर्केंटलिज्म, यानी कि वणिकवाद क्या है। Mercantilism was an economic doctrine that dominated Europe between the 16th and 18th centuries। यानी वणिकवाद 16वीं से 18वीं शताब्दी तक यूरोप में प्रचलित आर्थिक विचारधारा थी। इट एम्फसाइज्ड इंक्रीजिंग नेशनल वेल्थ थ्रू फॉरेन ट्रेड, एक्यूमुलेशन ऑफ प्रीशियस मेटल्स, प्रमोशन ऑफ एक्सपोर्ट्स एंड रेस्ट्रिक्शंस ऑन इंपोर्ट्स। यानी कि इनका उद्देश्य था कि विदेशी व्यापार, सोना चांदी के संचय से, निर्यात को बढ़ावा देने से और आयात पर नियंत्रण के माध्यम से हम राष्ट्रीय संपत्ति में वृद्धि कर सकते हैं। यानी कि जो मर्केंटलिज्म था या जो वणिकवाद था वो क्या करता था, वो एक 16 से 18वीं शताब्दी में एक यूरोपीय जो कंट्रीज है उनमें एक इस तरीके का क्या था, एक विचारधारा थी। और ये क्या करते थे कि सोना चांदी ज़्यादा से ज़्यादा इकट्ठा करो, व्यापार ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा करो, ज़्यादा से ज़्यादा दूसरे देशों को निर्यात करो और कम से कम आयात करो, ताकि हमारे जो देश है, यानी कि जो इनका देश है उनका, उसकी क्या हो, उसकी ग्रोथ हो, वह ज़्यादा डोमिनेटेड हो। ये विचारधारा थी जिसे वणिकवाद या मर्केंटलिज्म कहा गया। यानी कि सीधी सी बात है, व्यापार की बात यहाँ पे ज़्यादा थी। व्हाट वर द मर्केंटलिस्ट व्यूज ऑन मनी, यानी कि मुद्रा के संबंध में वणिकवादियों के विचार क्या थे। मर्केंटलिस्ट रिगार्डेड गोल्ड एंड सिल्वर एज द रियल मेजर ऑफ द नेशनल वेल्थ। यानी कि जो वणिकवादी हैं उन्होंने सोना और चांदी को राष्ट्रीय संपत्ति का वास्तविक मापदंड माना है। यानी कि अगर सोना चांदी ज़्यादा है तो राष्ट्रीय धन संपदा ज़्यादा है। दे बिलीव्ड दैट इंक्रीजिंग द स्टॉक ऑफ प्रीसियस मेटल्स वुड स्ट्रेंथन द इकोनॉमी एंड पॉलिटिकल पावर ऑफ द नेशन। उनका विश्वास था कि जो बहुमूल्य धातुएं हैं उनका यदि ज़्यादा से ज़्यादा संचय होगा तो देश की आर्थिक और राजनीतिक शक्ति और बढ़ेगी। ये उनका क्या था, विचार था। व्हाट इज द नेचुरल ऑर्डर अकॉर्डिंग टू द फिजियोकेरेट्स, यानी कि फिजियोकेरेट्स के अकॉर्डिंग प्राकृतिक व्यवस्था क्या है या नेचुरल ऑर्डर क्या है। द फिजियोकेरेट्स बिलीव दैट नेचर वर्क्स अकॉर्डिंग टू फिक्स्ड नेचुरल लॉज। यानी जो फिजियोकेरेट्स थे उनके अनुसार प्रकृति निश्चित प्राकृतिक नियमों के अनुसार कार्य करती है। दे आर्ग्यूड दैट इकोनॉमिक एक्टिविटी शुड फंक्शन फ्रीली विदाउट अननेसेसरी गवर्नमेंट इंटरफेरेंस। उन्होंने माना कि जो अर्थव्यवस्था है उसमें कोई बाहरी या यूँ कहे सरकार को कोई अनावश्यक हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए, उसे मुक्त रखना चाहिए और प्राकृतिक नियमों के अनुसार चलने देना चाहिए। यानी कि जो फिजियोक्रेट्स थे वो ये मानते थे कि जैसे नेचर अपना अपने सिद्धांत के अकॉर्डिंग काम करती है, उसी हिसाब से जो अर्थव्यवस्था है उसमें सरकार को बेवजह इंटरफेरेंस नहीं करना चाहिए, उसको फ्री छोड़ देना चाहिए, अपने आप काम करें। ये क्या था ये फिजियोक्रेट, इसको समझ लेते हैं। फिजियोक्रेट 18वीं शताब्दी में जो फ्रांस के अर्थशास्त्री थे उनका एक समूह था। ये जो फिजियोक्रेट जो समूह था वो मानता था कि कृषि ही वास्तविक उत्पादक क्षेत्र है और अर्थव्यवस्था को प्राकृतिक नियमों के अनुसार कम से कम सरकारी हस्तक्षेप या इंटरफेरेंस के साथ चलना चाहिए। यानी जो फ्रांस के इकोनॉमिस्ट थे जो 18वीं शताब्दी में थे, उनमें से वो इकोनॉमिस्ट जो ये मानते थे कि नेचर का एक लॉ होता है और उसके अकॉर्डिंग नेचर काम करती है, अर्थव्यवस्था को भी उसी के अकॉर्डिंग छोड़ देना चाहिए और सरकार को कम से कम इंटरफेरेंस करना चाहिए। इस विचारधारा के अर्थशास्त्रियों को फिजियोक्रेट कहा गया है। वाई डिड दी फिजियोक्रेट्स कंसिडर एग्रीकल्चर एज दी प्राइमरी सोर्स ऑफ वेल्थ, यानी जो फिजियोक्रेट्स थे उन्होंने कृषि को संपत्ति का प्रमुख स्रोत क्यों माना। अकॉर्डिंग टू दी फिजियोक्रेट्स एग्रीकल्चर अलोन क्रिएट्स ए नेट सरप्लस ओवर प्रोडक्शन कॉस्ट। यानी कि फिजियोक्रेट्स के अनुसार केवल कृषि ही उत्पादन लागत से अधिक अधिशेष उत्पन्न करती है। Therefore, they regarded it as the only productive sector, while industry and trade were considered unproductive। इसलिए उन्होंने कृषि को ही उत्पादक और उद्योग व व्यापार को अनुत्पादक क्षेत्र माना। यानी उनका ये मानना था कि जो कृषि ही है जो नेट सरप्लस को कॉस्ट से ज़्यादा क्या कर सकती है, आपको ज़्यादा दे सकती है, यानी कि उत्पादन की लागत से ज़्यादा आपको बचत दे सकती है। ये कौन है, एग्रीकल्चर ही है।
व्हाट इज द फिजियोक्रेटिक थ्योरी ऑफ कैपिटल अक्यूमुलेशन, यानी फिजियोक्रेट्स का जो पूंजी संचय सिद्धांत है वो क्या है। द फिजियोक्रेट्स बिलीव दैट कैपिटल अक्यूमुलेशन डिपेंड्स मेनली ऑन एग्रीकल्चरल सरप्लस। फिजियोक्रेट्स के अनुसार पूंजी संचय का मुख्य आधार कृषि अधिशेष है। हायर एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन इंक्रीजेज सेविंग्स एंड इन्वेस्टमेंट लीडिंग टू इकोनॉमिक डेवलपमेंट। कृषि उत्पादन बढ़ने से बचत एवं निवेश में वृद्धि होती है, जिससे आर्थिक विकास संभव होता है। ये इनका जो फिजियोक्रेट्स का पूंजी संचय का क्या था, सिद्धांत था। यानी उनके अनुसार ये था कि पूंजी संचय का जो आधार है वो कृषि से होने वाली बचत है या एग्रीकल्चरल सरप्लस है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेंशन एनी टू क्रिटिसिज्म ऑफ एडम स्मिथ। एडम स्मिथ की कोई दो आलोचनाएं लिखिए। आपको मालूम होना चाहिए एडम स्मिथ कौन है। एडम स्मिथ को द फादर ऑफ इकोनॉमिक्स कहा जाता है। इन्होंने 1776 में वेल्थ ऑफ नेशन एक बुक लिखी थी। तो इनकी क्या आलोचनाएं हुई है उनको समझ लेते हैं। एडम स्मिथ एज्यूम्ड परफेक्ट कंपटीशन एंड लिमिटेड गवर्नमेंट इंटरवेंशन, यानी कि एडम स्मिथ ने अपनी थ्योरियों में माना है या सिद्धांतों में माना है कि बाजार में पूर्ण प्रतियोगिता है और सरकारी हस्तक्षेप की धारणा को कम से कम होना चाहिए, इस धारणा को इन्होंने माना है। क्रिटिसिज आर्ग्यू दैट दीज assumptions आर अनरियलिस्टिक इन मॉडर्न इकोनॉमीज एंड वेयर मोनोपोलीज एंड गवर्नमेंट पॉलिसीज प्ले सिग्निफिकेंट रोल्स। जो आलोचक है उनके अनुसार ये कहा गया है कि आधुनिक जो अर्थव्यवस्था है उसमें एकाधिकार भी देखने को मिलता है और सरकारी नीतियों की भी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। इसलिए उनकी ये धारणाएं पूर्णतः व्यवहारिक नहीं है। यानी एडम स्मिथ या यूं कहे जो क्लासिकल इकोनॉमिस्ट थे उन्होंने परफेक्ट कंपटीशन की धारणा को या एजम्पशन को माना है और परफेक्ट कंपटीशन वास्तव में होता नहीं है। तो ये अनरियलिस्टिक एजम्पशन, और साथ ही में ये भी माना कि जो गवर्नमेंट है उसको कम से कम हस्तक्षेप करना चाहिए। लेकिन आज की जो इकोनॉमिक्स है या आज की जो इकोनॉमीज है उनमें विदाउट गवर्नमेंट इंटरवेंशन काम हो ही नहीं सकता। तो गवर्नमेंट का जो इंटरफेरेंस है उसका बड़ा सिग्निफिकेंट रोल होता है एंड परफेक्ट कॉम्पिटिशन देखने को नहीं मिलता। दैट्स वाई ये उनकी अवधारणाएं रोंग हुई। स्टेट माल्थस थ्योरी ऑफ पॉपुलेशन। माल्थस का जनसंख्या सिद्धांत लिखिए। माल्थस स्टेटेड दैट पॉपुलेशन ग्रोज इन ए जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन वेयर एज फूड प्रोडक्शन इंक्रीजेज ओनली इन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। यानी कि माल्थस के अनुसार जनसंख्या ज्यामितीय अनुपात में बढ़ती है जबकि खाद्यान्न उत्पादन अंकगणितीय अनुपात में बढ़ता है। कैसे? जैसे खाद्यान्न बढ़ता है 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4, और जबकि जो जनसंख्या कैसे बढ़ती है 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16, इस तरीके से। तो जो पॉपुलेशन है वो जियोमेट्रिक प्रोग्रेस दिखाती है और जो हमारा प्रोडक्शन है उसमें सिर्फ अर्थमेटिक प्रोडक्शन होता है, प्रोग्रेस होता है। अनकंट्रोल्ड पॉपुलेशन ग्रोथ रिजल्ट्स इन पॉवर्टी एंड फूड शॉर्टेज। और ये जो अनियंत्रित जनसंख्या वृद्धि है वो गरीबी और खाद्य संकट उत्पन्न करती है। तो जो माल्थस है उनका जो जनसंख्या सिद्धांत है, थ्योरी ऑफ पॉपुलेशन है, उसमें माल्थस ने दो मेजर भी बताया कि कैसे पॉपुलेशन कंट्रोल होती है। व्हाट इज माल्थस थ्योरी ऑफ गल्ट्स, यानी कि माल्थस का जो सामान्य मंदी का सिद्धांत है वो क्या है। माल्थस आर्ग्यूड दैट जनरल ओवर प्रोडक्शन इज पॉसिबल व्हेन एग्रीगेट डिमांड इज इनसफिशिएंट। माल्थस के अनुसार यदि कुल मांग पर्याप्त न हो, कुल मांग पर्याप्त न हो तो सामान्य वस्तु अधिशेष उत्पन्न हो सकता है जिससे वस्तुएं बिक नहीं पाती, बेरोजगारी बढ़ती और आर्थिक मंदी आती है। सच एज सिचुएशन लीड्स टू अनसोल्ड गुड्स, अनएम्प्लॉयमेंट एंड इकोनॉमिक डिप्रेशन। माल्थस का जो थ्योरी ऑफ गल्ट्स है यानी कि जो सामान्य मंदी का सिद्धांत है उसमें ये है कि यदि जैसे मान लो प्रोडक्शन हुआ, ठीक है, प्रोडक्शन हुआ और मार्केट में एग्रीगेट डिमांड क्या हो, कम हो। अगर एग्रीगेट डिमांड कम होगी तो प्रोडक्शन सेल नहीं हो पाएगा, सेल नहीं हो पाएगा तो जो प्रोड्यूसर है वो और प्रोडक्शन नहीं करना चाहेंगे, और प्रोडक्शन नहीं करना चाहेंगे तो जो काम पे लगी हुई लेबर है उनको वो क्या कर देंगे, जॉब से निकाल देंगे। इस प्रकार से अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा, सामान का बिना बिका हुआ स्टॉक ज़्यादा हो जाएगा और इस प्रकार से इकोनॉमी धीरे धीरे डिप्रेशन में या मंदी में चली जाएगी। ये किसका थ्योरी थी, ये माल्थस की थ्योरी थी। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज रिकार्डोज लेबर थ्योरी ऑफ वैल्यू। रिकार्डो का श्रम मूल्य सिद्धांत क्या है। Ricardo maintained that the value of a commodity is determined mainly by the quantity of labor required for its production under normal conditions. रिकार्डो के अनुसार किसी वस्तु का मूल्य मुख्यतया उसके उत्पादन में लगने वाले श्रम की मात्रा द्वारा निर्धारित होता है। यानी कि रिकार्डो ने यह माना कि जैसे मान लो कोई अक्स वस्तु है, इस वस्तु को जब प्रोड्यूस करने में 3 लेबर लग रही है तो 3 लेबर की जो प्राइस होगी उसके अकॉर्डिंग इस कमोडिटी की प्राइस का डिटर्मिनेशन होगा। ये है लेबर थ्योरी ऑफ वैल्यू, यानी कि लेबर के अकॉर्डिंग
उसकी वैल्यू का डिटर्मिनेशन होगा, या यूँ कहे प्राइस का डिटर्मिनेशन होगा कमोडिटी का। ये थ्योरी दी थी रिकार्डो ने। रिकार्डो का नाम रेंट के साथ भी बहुत लिया जाता है। एक्सप्लेन रिकार्डोज थ्योरी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। रिकार्डो के वितरण सिद्धांत की व्याख्या कीजिए। रिकार्डो एक्सप्लेन्ड that national income is distributed among landlords as rent, workers as wages and capitalists as profit. रिकार्डो के अनुसार राष्ट्रीय आय का जो वितरण है वो भूस्वामियों को लगान के रूप में मिलता है, श्रमिकों में मजदूरी के रूप में बांटा जाता है और पूंजीपतियों के को लाभ के रूप में प्राप्त होता है। द शेयर डिपेंड ऑन प्रोडक्टिविटी एंड द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स। और यह वितरण उत्पादकता कितनी है उनके अकॉर्डिंग और साथ ही में जो लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स यानी घटते प्रतिफल का नियम है उससे प्रभावित होता है। यानी कि जो प्रोडक्शन ऑफ फैक्टर है जिसमें लेबर आ गया, लैंड आ गया और एंटरप्रेन्योर आ गया, तो लेबर को क्या मिलेगा भाई? लेबर को वेजेस मिल जाएगा, लैंड को रेंट मिल जाएगा और एंटरप्रेन्योर के पास प्रॉफिट बच जाएगा। तो जिसकी जिस तरीके से प्रोडक्टिविटी होगी और लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल सॉरी लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स जहाँ अप्लाई होगा और डेफिनेटली अप्लाई होगा, उसके अकॉर्डिंग इनका ये जो रेट है या यूँ कहे इनका जो डिस्ट्रीब्यूशन जो हिस्सा है वो भी से डिटरमाइंड होगा। रिकार्डो ने ये बताया उसकी डिस्ट्रीब्यूशन थ्योरीज के अंदर। नेक्स्ट अब बात करते हैं यूनिट थर्ड से पहला सॉरी यूनिट सेकंड से पहला क्वेश्चन। हु वाज सिस्मंडी? स्टेट दी स्टेट हिज क्रिटिसिज्म ऑफ द क्लासिकल स्कूल। सिस्मोंडी कौन थे? शास्त्रीय अर्थशास्त्र। शास्त्रीय अर्थशास्त्र नहीं कहेंगे इसको, प्रतिष्ठित अर्थशास्त्र कहते हैं। प्रतिष्ठित अर्थशास्त्र की उनकी आलोचना बताइए। जीन चार्ल्स लियोनार्ड डी सिस्मंडी was an economist who criticized the classical school for ignoring social welfare। यानी जो जीन चार्ल्स लियोनार्डी है वो सिस्मोंडी है, वो एक अर्थशास्त्री है। इनको शॉर्ट में सिस्मोंडी कहा गया है, यानी इनका पूरा नाम जीन चार्ल्स लियोनार्डी डी सिस्मंडी है। एक अर्थशास्त्री थे जिन्होंने प्रतिष्ठित अर्थशास्त्र की आलोचना की। ही आर्ग्यूड दैट अनरेस्ट्रिक्टेड कंपटीशन एंड एक्सेसिव प्रोडक्शन क्रिएट अनएम्प्लॉयमेंट, पॉवर्टी एंड इकोनॉमिक क्राइसिस। उनका मानना था कि असीमित प्रतियोगिता एवं अत्यधिक उत्पादन से बेरोजगारी, गरीबी और आर्थिक संकट उत्पन्न होते हैं। यानी कि जब प्रतियोगिता असीमित होती है तो इससे प्रोडक्शन ज़्यादा होगा और प्रोडक्शन ज़्यादा होने से बेरोजगारी, गरीबी, आर्थिक संकट ये सारे पैदा होंगे, ऐसा सिस्मंडी का मानना था। व्हाट वर द इकोनॉमिक आइडियाज ऑफ रॉबर्ट ओवेन? रॉबर्ट ओवेन के आर्थिक विचार क्या थे? रॉबर्ट ओवेन was a socialist reformer who emphasized workers' welfare, better working conditions, fair wages and cooperative societies। जो रॉबर्ट ओवेन है वो समाजवादी सुधारक थे। उन्होंने श्रमिक कल्याण, उचित मजदूरी, बेहतर कार्य परिस्थितियों तथा सहकारी समितियों पर बल दिया था। He believed that social reforms could improve productivity and इकोनॉमिक डेवलपमेंट। उनका विश्वास था कि सामाजिक सुधारों से उत्पादकता एवं आर्थिक विकास में वृद्धि होती है। ये रॉबर्ट ओवेन के विचार थे। नेक्स्ट है एक्सप्लेन फ्रेडरिक लिस्ट व्यूज ऑन इकोनॉमिक डेवलपमेंट। जो फ्रेडरिक लिस्ट है उनके आर्थिक विकास संबंधी विचारों की व्याख्या करो। फ्रेडरिक लिस्ट एडवोकेटेड प्रोटेक्शन ऑफ इन्फेंट इंडस्ट्रीज थ्रू टैरिफ्स। फ्रेडरिक लिस्ट ने जो नवोदित उद्योग है या यूँ के जो नए नए नवनिर्मित उद्योग है उनके संरक्षण की बात करी और कहा कि संरक्षणवादी नीति होना चाहिए ताकि वह फल फूल सके। He believed that developing countries should protect domestic industries until they become strong enough to compete internationally। उनका मानना था कि जो विकासशील देश है उन्हें अपने उद्योगों को अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा के योग्य बनने तक क्या देना चाहिए? संरक्षण देना चाहिए। जैसे एक पौधा होता है उसमें हम पानी देते हैं, उसकी केयरिंग करते हैं, उसके बाड़ लगाते हैं तब तक जब तक वह अपने आप अपने बल नहीं हो जाए। तो कहने का मतलब जब तक वह प्रतियोगिता करने लायक नहीं हो जाए तब तक उसमें उसका रिजर्वेशन करना चाहिए या प्रोटेक्शन उनकी करनी चाहिए, ऐसे विचार थे फ्रेडरिक लिस्ट के। नेक्स्ट है स्टेट जेएस मिल्स थ्योरी ऑफ वैल्यू। जो जेएस मिल है उनका मूल्य सिद्धांत बताइए। जेएस मिल स्टेटेड द वैल्यू इज डिटरमाइंड बाय डिमांड एंड सप्लाई इन द शॉर्ट रन while the cost of production plays an important role in determining value in the long run। यानी जेएस मिल के अनुसार अल्पकाल में वस्तु का मूल्य मांग एवं पूर्ति से निर्धारित होता है जबकि दीर्घकाल में उत्पादन लागत मूल्य निर्धारण का प्रमुख आधार बनती है। यानी कि शॉर्ट रन में जो डिमांड है और सप्लाई है उसके डिटर्मिनेशन से किसका डिटर्मिनेशन होगा? उसके इंटरसेक्शन से प्राइस का डिटर्मिनेशन होगा, वैल्यू का डिटर्मिनेशन होगा। ऐसा शॉर्ट रन में होगा, लेकिन लॉन्ग रन में उसकी जो कॉस्ट होगी उससे उसकी प्राइस का क्या होता है? डिटर्मिनेशन होता है। ये जेएस मिल की वैल्यू ऑफ थ्योरी थी, थ्योरी ऑफ वैल्यू थी।
व्हाट वर जेएस मिल्स व्यूज ऑन प्रोडक्शन? उत्पादन के संबंध में जेएस मिल के क्या विचार थे? जेएस मिल बिलीव्ड दैट द लॉज ऑफ प्रोडक्शन आर गवर्न बाय नेचुरल कंडीशंस एंड टेक्नोलॉजी। जेएस मिल के अनुसार उत्पादन के नियम प्राकृतिक परिस्थितियों पर एवं तकनीक पर आधारित होते हैं। प्रोडक्शन डिपेंड्स अपॉन लैंड, लेबर, कैपिटल एंड ऑर्गेनाइजेशन। उत्पादन भूमि, श्रम, पूंजी और संगठन पर निर्भर करता है। एक्सप्लेन जेएस मिल्स व्यूज ऑन डिस्ट्रीब्यूशन। वितरण के संबंध में जेएस मिल के विचार स्पष्ट कीजिए। अकॉर्डिंग टू जेएस मिल द लॉज ऑफ डिस्ट्रीब्यूशंस आर डिटरमाइंड बाय सोशल इंस्टीट्यूशंस एंड गवर्नमेंट पॉलिसीज। जेएस मिल के अनुसार वितरण के नियम सामाजिक संस्थाओं व सरकारी नीतियों द्वारा निर्धारित होते हैं। अनलाइक प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन कैन मॉडिफाइड थ्रू सोशल रिफॉर्म्स एंड लेजिस्लेशन। उत्पादन के विपरीत वितरण में सामाजिक सुधारों व कानूनों द्वारा परिवर्तन किया जा सकता है। व्हाट इज कार्ल मार्क्स थ्योरी ऑफ सरप्लस वैल्यू? कार्ल मार्क्स का अधिशेष मूल्य सिद्धांत क्या है? कार्ल मार्क्स स्टेटेड दैट वर्कर्स प्रोड्यूस मोर वैल्यू देन द वेजेस दे रिसीव। कार्ल मार्क्स के अनुसार श्रमिक जितना मूल्य उत्पन्न करते हैं उन्हें उससे कम मजदूरी मिलती है। दिस एक्सेस नोन एज सरप्लस वैल्यू इज अप्रोप्रिएटेड बाय कैपिटलिस्ट एज प्रॉफिट। दोनों के बीच का अंतर अधिशेष मूल्य कहलाता है जिसे पूंजीपति लाभ के रूप में प्राप्त करते हैं। यानी कार्ल मार्क्स की बात करें, हालांकि ये कैपिटलिस्ट के अगेंस्ट हुआ करते हैं। इनके विचार, जैसे मान लो ये कोई लेबर है, एक्स ए नाम का व्यक्ति, इसने कोई वस्तु बनाई, ये वस्तु बनाई, ठीक है, इसने मेहनत करके इस वस्तु को बनाया, ठीक है, इसके बदले में इसे क्या मिल गई? वेजेज मिल गई। और जैसे मान लो फॉर एग्जांपल इसे 10 रुपये वेजेज के मिले और ये वस्तु 15 रुपये में बेची गई, तो वो जो बेची गई प्राइस है और इसको जो मिलने वाली वेजेज है, इन दोनों के बीच में जो डिफरेंस है वो कितने रुपए का है? 5 रुपये का। इसे सरप्लस वैल्यू कहा कार्ल मार्क्स ने। और ये कहा कि ये जो 5 रुपये हैं, ये वो जो इसके एंटरप्रेन्योर है या जो कैपिटलिस्ट है लोग हैं, वो इसे अपने प्रॉफिट के रूप में रख लेते हैं। ये थ्योरी किसने दी थी? कार्ल मार्क्स ने दी थी, या कार्ल मार्क्स का जो सरप्लस वैल्यू थ्योरी है वो ये कहती है। नेक्स्ट है, व्हाट इज द न्यू क्लासिकल स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स? नव शास्त्रीय, नव प्रतिष्ठित बोलते हैं इसको, नव शास्त्रीय नहीं होगा। नव प्रतिष्ठित अर्थशास्त्र क्या है? यानी कि शुरुआत में एडम स्मिथ का जो फॉलोअर थे, या एडम स्मिथ के टाइम के जो इकोनॉमिस्ट थे उन्हें क्लासिकल इकोनॉमिस्ट कहा गया। और बाद में जो मार्शल का टाइम आया, तो मार्शल और मार्शल के जो फॉलोअर थे उस टाइम के जो कौन थे? इकोनॉमिस्ट थे, उसे नियो क्लासिकल इकोनॉमिस्ट कहे गए। द नियो क्लासिकल स्कूल एम्फसाइजेज इंडिविजुअल चॉइस, यूटिलिटी, मार्जिनल एनालिसिस एंड मार्केट इक्विलिब्रियम। जो नव प्रतिष्ठित अर्थशास्त्र है वो व्यक्तिगत चयन, उपयोगिता, सीमांत विश्लेषण और बाजार संतुलन पर बल देता है। इट एक्सप्लेन्स हाउ प्राइसेज एंड रिसोर्सेज एलोकेशन आर डिटरमाइंड थ्रू डिमांड एंड सप्लाई। यह मांग एवं पूर्ति के माध्यम से मूल्य व संसाधनों के आवंटन की व्याख्या करता है। एक्सप्लेन मार्शल्स थ्योरी ऑफ प्राइस डिटर्मिनेशन। मार्शल के मूल्य निर्धारण सिद्धांत की व्याख्या कीजिए। अल्फ्रेड मार्शल एक्सप्लेन दैट प्राइस इज डिटरमाइंड बाय द इंटरेक्शन ऑफ डिमांड एंड सप्लाई। अल्फ्रेड मार्शल के अनुसार वस्तु का मूल्य मांग एवं उसकी पूर्ति पर परस्पर क्रिया से निर्धारित होता है। ही compared them to two blades of pair of scissors both equally important in determining price। उन्होंने इन्हें कैंची के दो फलकों के समान माना है जिनका मूल्य निर्धारण में समान महत्व है। यानी कि जो मार्शल है उन्होंने कहा कि जो प्राइस है वो डिमांड और सप्लाई के इंटरसेक्शन से डिटरमाइंड होती है। यानी कि सप्लाई और डिमांड का दोनों का बराबर रोल है। इन्होंने इसको इस एग्जाम्पल से समझाया, जैसे कैंची है, कैंची से हम जब क्या करते हैं, कोई चीज़ को काटते हैं, तो जो कैंची के दोनों फलक है, इन दोनों का बराबर रोल होता है। किसी चीज़ को काटने में जितना ऊपर वाला फलक है कैंची का, उतना ही नीचे वाला फलक है। दोनों अगर बराबर साम हो, मतलब इक्वल होंगे, या दोनों का बराबर रोल होता है, इस हिसाब से वह पेपर कटिंग होती है। तो उन्होंने कैंची का एग्जाम्पल दिया था। या आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि सीजर का एग्जाम्पल प्राइस डिटर्मिनेशन में किसने दिया था? तो ये मार्शल ने दिया था। और मार्शल वो व्यक्ति है जिन्होंने 1918 में प्रिंसिपल्स ऑफ इकोनॉमिक्स पुस्तक में इकोनॉमिक्स को कौन सा नाम दिया था? इकोनॉमिक्स नाम दिया था। व्हाट इज इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड अकॉर्डिंग टू मार्शल? मार्शल के अनुसार मांग की लोच क्या है? मार्शल डिफाइंड इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड एज द डिग्री ऑफ रेस्पॉन्सिवनेस ऑफ क्वांटिटी डिमांडेड टू ए चेंज इन प्राइस। मार्शल के अनुसार मांग की लोच से अर्थ से मूल्य में परिवर्तन के फलस्वरूप मांगी गई मात्रा में होने वाले परिवर्तन की संवेदनशीलता से है। इट मेजर हाउ मच डिमांड चेंजेज व्हेन द प्राइस ऑफ ए कमोडिटी चेंजेज। यह बताता है कि मूल्य परिवर्तन पर मांग कितनी बदल जाती है। यानी कि जो
मार्शल की इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की विचार है वो ये कहते हैं कि जब प्राइस में चेंज होता है तो उसकी क्वांटिटी डिमांडेड में जो चेंजेज होते हैं उसमें इन दोनों में यानी कि प्राइस में कितना चेंज होने से डिमांडेड और क्वांटिटी में कितना चेंज होता है ये हमें इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड बताती है। नेक्स्ट अब बात करते हैं थर्ड यूनिट की। पहला क्वेश्चन है, व्हाट आर द मेजर सोर्स ऑफ एंशिएंट इंडियन इकोनॉमिक थॉट? प्राचीन भारतीय आर्थिक विचारों के प्रमुख स्रोत कौन कौन से हैं, यानी कि जो भारत का जो एंशियंट टाइम है उसमें जो इकोनॉमिक थॉट है या इकोनॉमिक जो थिंकर्स है वो कहाँ कहाँ से हमें मिलते हैं। द मेजर सोर्स ऑफ एंशियंट इकोनॉमिक इंडियन इकोनॉमिक थॉट इंक्लूड द वेद्स, उपनिषद्स, स्मृतिज, महाभारत, रामायण, अर्थशास्त्र ऑफ कौटिल्य, मनुस्मृति एंड बुद्धिस्ट एंड जैन लिटरेचर। प्राचीन भारतीय आर्थिक विचारों के जो प्रमुख स्रोत है वो वेद है, उपनिषद है, स्मृतियाँ है, महाभारत है, रामायण है, कौटिल्य का अर्थशास्त्र है, मनुस्मृति और बौद्ध एवं जैन साहित्य हैं। इनमें हमें खूब आर्थिक विचार या आर्थिक विचारक देखने को मिलते हैं। दीज टेक्स्ट प्रोवाइड प्रिंसिपल्स रिलेटेड टू वेल्थ, गवर्नेंस, टैक्सेशन, ट्रेड एंड सोशल वेलफेयर। इन ग्रंथों में धन, शासन, कर व्यवस्था से संबंधित, व्यापार एवं लोक कल्याण से संबंधित सिद्धांत खूब देखने को मिलते हैं। What is meant by the concept of integral man? एकात्मक मानव की अवधारणा से क्या अभिप्राय है? The concept of integral man considers human beings as a combination of body, mind, intellect and soul. एकात्म मानव की अवधारणा के अनुसार मनुष्य शरीर, मन, बुद्धि एवं आत्मा का समन्वित रूप होता है, यानी कि शरीर मिलता है, मन मिलता है, बुद्धि मिलती है और आत्मा मिलती है, तब जाके एक मानव शरीर बनता है। Economic development should satisfy both materials and spiritual needs to ensure balanced and holistic progress. आर्थिक विकास ऐसा होना चाहिए जो भौतिक एवं आध्यात्मिक दोनों आवश्यकताओं की क्या करता हो, पूर्ति करता हो। इसे इंटीग्रल मेन कॉन्सेप्ट कहा गया है। व्हाट इज इंटीग्रेटेड रेशनैलिटी? समन्वित तर्कशीलता या विवेकशीलता क्या है? Integrated rationality means the economic decisions should be based not only on profit but also on ethics, social welfare and moral values. समन्वित जो विवेकशीलता है उसका अर्थ हुआ कि आर्थिक निर्णय केवल लाभ पर आधारित नहीं होने चाहिए बल्कि उसकी नैतिकता, सामाजिक कल्याण एवं मानवीय मूल्यों को भी ध्यान में रखकर लिए जाने चाहिए। इट प्रमोट्स बैलेंस्ड एंड रेस्पॉन्सिबल इकोनॉमिक बिहेवियर, और ये संतुलित और जिम्मेदारी पूर्ण आर्थिक व्यवहार को क्या करता है, संवर्धित करता है या प्रमोट करता है। यानी कहने का मतलब यही है कि हमें किसी चीज़ के प्रोडक्शन में प्रॉफिट कितना हो रहा है इस बात को ही नहीं देखना चाहिए बल्कि ये भी देखना चाहिए कि हमारा ये काम कितना एथिकल वे में सही है, इससे क्या सोसाइटी का वेलफेयर हो रहा है, क्या इसके मॉरल वैल्यूज है, इन बातों को भी कंसिडर करना चाहिए। एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ धर्म बेस्ड इकोनॉमिक स्ट्रक्चर। धर्म आधारित आर्थिक व्यवस्था की उदाहरण स्पष्ट करो। A dharma-based economic structure emphasizes justice, honesty, social responsibility, and ethical conduct in economic activities. धर्म आधारित आर्थिक व्यवस्था में आर्थिक गतिविधियां न्याय, ईमानदारी, सामाजिक उत्तरदायित्व एवं नैतिक मूल्यों पर आधारित होती है। Wealth should be earned and used according to moral principle for the welfare of society. धन का अर्जन एवं उपयोग समाज के कल्याण हेतु धर्मानुकूल होना चाहिए। What are the four पुरुषार्थ? चार पुरुषार्थ क्या है? काम, धर्म और अर्थ, मोक्ष। The four पुरुषार्थ आर धर्म, righteousness, अर्थ यानी वेल्थ, कर्म, काम यानी डिजायर्स एंड मोक्ष यानी लिबरेशन। चार पुरुषार्थ है काम, धर्म, अर्थ और मोक्ष। एंशिएंट इंडियन थिंकर्स कंसिडर्ड दीज फोर ऑब्जेक्टिव्स एसेंशियल फॉर ए बैलेंस्ड एंड मीनिंगफुल ह्यूमन लाइफ। जो प्राचीन भारतीय चिंतक है, विचारक है, उनके अनुसार संतुलित एवं आदर्श जीवन जीने के लिए इन चारों उद्देश्यों का समन्वय होना क्या है, आवश्यक है। नेक्स्ट है, व्हाट इज मीन्ड बाय रेस्ट्रेंड कंजप्शन? संयमित उपभोग से क्या अभिप्राय है? Restrained consumption means consuming only according to one's genuine needs and avoiding unnecessary luxury or wastage. संयमित उपभोग का अर्थ है कि आवश्यकता के अनुसार उपभोग करना चाहिए और अनावश्यक विलासिता एवं अपव्यय से बचना चाहिए। इट प्रमोट्स सस्टेनेबल यूज ऑफ रिसोर्सेज एंड सोशल वेलफेयर। इससे संसाधनों का संतुलित उपयोग और सामाजिक कल्याण सुनिश्चित होता है। यानी सीधी सी बात है, हम जो उपभोग करते हैं तो वह संयम में होना चाहिए, जरूरत से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, जरूरत से ज़्यादा लग्जरी और वेस्टेज नहीं करना चाहिए, और इससे हमारे जो रिसोर्सेज है उनका सही सदुपयोग होता है और ये सामाजिक कल्याण को सुनिश्चित करता है। व्हाट इज को कंजप्शन? को कंजप्शन यानी सह उपभोग क्या है?
Co-consumption refers to sharing resources and consumption for the benefit of family and society rather than individual selfishness। यानी सह उपभोग का अर्थ है कि संसाधनों का उपयोग केवल व्यक्तिगत हित के लिए नहीं बल्कि परिवार एवं समाज के साथ साझा करना चाहिए। इट एनकरेज कोऑपरेशन, इक्विलिटी एंड सोशल हार्मनी। इससे सहयोग बढ़ता है, समानता विकसित होती है और सामाजिक समरसता को भी इससे बढ़ावा मिलता है। कहने का मतलब, आप एक मोबाइल में 2 GB वाला रिचार्ज करो और घर के सभी मेंबर को हॉटस्पॉट पे इंटरनेट चलाने दो, दैट इज को कंजप्शन। जस्ट जोक्स अपार्ट, एक्सप्लेन द इम्पोर्टेंस ऑफ वेल्थ इन एंशियंट इंडियन इकोनॉमिक थॉट। प्राचीन भारतीय आर्थिक विचारों में धन का महत्व स्पष्ट करो। एंशियंट इंडियन थिंकर्स रिगार्डेड वेल्थ एज एसेंशियल फॉर फुलफिलिंग पर्सनल नीड्स, परफॉर्मिंग सोशल ड्यूटीज एंड प्रमोटिंग पब्लिक वेलफेयर। प्राचीन भारतीय विचारकों ने धन को व्यक्तिगत आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए, सामाजिक दायित्वों के निर्वहन हेतु और लोक कल्याण के लिए महत्वपूर्ण साधन माना है। However, wealth was considered a means, not the ultimate objective of life। किंतु धन को जीवन का अंतिम लक्ष्य नहीं माना है। यानी धन क्या है, साख लाख क्या बोलते हैं उसको, अ, मंजिल नहीं है और एक जरिया है। यानी कि जो धन है वह इसको साध्य है, साधन है, नॉट साध्य। इन दोनों को अंतर समझना। यानी एक तो होता है साध्य, एक होता है साधन। साध्य होता है हमारा लक्ष्य जहाँ पर हमें पहुँचना है। तो जो एंशियंट इंडियन थॉट थिंकर्स है उन्होंने कहा कि धन सिर्फ एक साधन है जो साध्य तक आपको पहुँचाता है। यानी कि एक रास्ता है, एक जरिया है जहाँ तक आपको पहुँचना है। इट इज़ नॉट द अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव ऑफ द लाइफ। यानी कि धन जीवन का अंतिम लक्ष्य नहीं है। ये हमारे एंशियंट इंडियन इकोनॉमिक थिंकर्स के विचार रहे हैं। व्हाट वाज द कोड ऑफ कंडक्ट फॉर अर्निंग एंड स्पेंडिंग वेल्थ। यानी कि धन अर्जन और व्यय करने की आचार संहिता क्या थी। एंशियंट इंडियन फिलोसॉफी emphasized earning wealth honestly and spending it wisely for family welfare, charity, education and social development while avoiding corruption and extravagance। यानी कि जो प्राचीन भारतीय दर्शन है उनमें धर्म को ईमानदारी से कमाने के लिए और उसका उपयोग परिवार के लिए, दान में, शिक्षा में एवं समाज कल्याण के लिए विवेकपूर्ण ढंग से करने पे जोर दिया गया। भ्रष्टाचार एवं अपव्यय से बचने की शिक्षा दी गई। ऐसा प्राचीन भारत में या प्राचीन जो एंशियंट इंडियन जो इकोनॉमिक थॉट है उनमें कमाने से और उसे खर्च करने की इस तरीके की आचार संहिता बताई गई है। नेक्स्ट है मेंशन एनी 4 इकोनॉमिक आइडियाज ऑफ कौटिल्य। कौटिल्य के 4 आर्थिक विचार बताओ। कौटिल्य एम्फसाइज्ड एफिशिएंट टैक्सेशन, एग्रीकल्चर, ट्रेड प्रमोशन, पब्लिक फाइनेंस एंड प्राइस रेगुलेशन एंड स्ट्रॉन्ग स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन। कौटिल्य ने प्रभावी कर व्यवस्था का होना, कृषि के विकास पर जोर दिया, व्यापार प्रोत्साहन की बात करी, सार्वजनिक वित्त, मूल्य नियंत्रण और सुदृढ़ राज्य प्रशासन पर जोर दिया। He believed that prosperity of the people was the foundation of a strong state। उन्होंने कहा कि प्रजा की समृद्धि ही किसी राज्य की वास्तविक शक्ति होती है। ये कौटिल्य ने अपने अर्थशास्त्र में इस तरीके के अपने इकोनॉमिक थॉट एक्सप्रेस किए हैं। अब बात करते हैं यूनिट 4 के बारे में। अच्छा, जो कौटिल्य का जो अर्थशास्त्र है उसकी अगर आपसे सब्जेक्ट मैटर पूछे यानी उसकी विषय वस्तु पूछे तो वो एक पॉलिटिकल एथिक्स में आता है, या यूँ कहें पॉलिटिक्स से रिलेटेड सब्जेक्ट है, ना कि टोटली इकोनॉमिक्स से रिलेटेड सब्जेक्ट है। नाम उसका अर्थशास्त्र है लेकिन उसकी जो सब्जेक्ट मैटर है दैट इज रिलेटेड टू पॉलिटिक्स। बात करते हैं 4th यूनिट की। वू वाज दादा भाई नौरोजी। दादा भाई नौरोजी कौन थे? वाई इज ही नोन एज द ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया। उन्हें भारत का वृद्ध पुरुष क्यों कहा जाता है? दादा भाई नौरोजी वाज ए नेशनलिस्ट लीडर, इकोनॉमिस्ट एंड वन ऑफ द फाउंडर्स ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस। दादा भाई नौरोजी राष्ट्रवादी नेता थे, अर्थशास्त्री थे, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापकों में से एक थे। He exposed the economic exploitation of India under British rule and advocated self-government and economic justice। उन्होंने ब्रिटिश शासन द्वारा भारत के आर्थिक शोषण को उजागर किया और स्वशासन एवं आर्थिक न्याय का समर्थन किया। दादा भाई नौरोजी ने एक पुस्तक भी लिखी 1935 में जो पब्लिश हुई थी, जिसका नाम था पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, इस तरीके से एक पुस्तक आई थी जिसमें प्लानिंग की भी बात हुई थी। 1935 में आई थी। दादा भाई नौरोजी वो शख्स है जिन्होंने पहली बार नेशनल इनकम की क्या करी थी, कैलकुलेशन करी थी इंडिया में। इसलिए इन्हें नेशनल इकोनॉमिक इनकम का फादर भी माना जाता है इंडिया में।
व्हाट इज दादाभाई नौरोजीज ड्रेन थ्योरी? दादाभाई नौरोजी का धन निष्कासन सिद्धांत क्या है? अकॉर्डिंग टू द ड्रेन थ्योरी, ए लार्ज पोर्शन ऑफ इंडियाज वेल्थ वाज ट्रांसफर्ड टू ब्रिटेन विदाउट एनी इकोनॉमिक रिटर्न। धन निष्कासन सिद्धांत के अनुसार भारत की बड़ी मात्रा में संपत्ति बिना किसी प्रतिफल के इंग्लैंड भेजी जाती थी। दिस कंटिन्यूस आउटफ्लो ऑफ वेल्थ वाज द मेन कॉज ऑफ इंडियाज पॉवर्टी ड्यूरिंग ब्रिटिश रूल। यही निरंतर धन निर्गमन ब्रिटिश काल में भारत की गरीबी का प्रमुख कारण था। यानी कि जो उन्होंने अपनी पुस्तक लिखी थी उसमें ड्रेन थ्योरी बताई, उन्होंने कहा कि जो भारत का पैसा है, जो वेल्थ है, वो ब्रिटेन भेजा गया था बिना किसी इकोनॉमिक रिवॉर्ड के, और इसी कारण से भारत धीरे धीरे पोवर्टी में फंस गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द इंटीग्रल ह्यूमनिज्म अकॉर्डिंग टू दीनदयाल उपाध्याय? दीनदयाल उपाध्याय के अनुसार एकात्म मानववाद क्या है? दीनदयाल उपाध्याय's integral humanism emphasizes balanced development of the individual by integrating physical, intellectual, emotional and spiritual aspects. दीनदयाल उपाध्याय का एकात्मक मानववाद मनुष्य के शारीरिक, बौद्धिक और मानसिक व आध्यात्मिक विकास के समन्वय पर आधारित है। इट एडवोकेट्स डेवलपमेंट बेस्ड ऑन इंडियन कल्चर एंड वैल्यूज। यह भारतीय संस्कृति एवं मूल्यों पर आधारित विकास का समर्थन करता है। मेरा आपसे एक छोटा सा क्वेश्चन है, हालांकि देखो अपनी जो शेखावाटी यूनिवर्सिटी उनका नाम ही पंडित दीनदयाल उपाध्याय के नाम पे ही है, पंडित दीनदयाल उपाध्याय शेखावाटी विश्वविद्यालय। अब मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ कि दीनदयाल उपाध्याय जी का हमारे सिक्कर से क्या रिलेशन है? कौन बच्चा कमेंट करके बताएगा? क्या इसका हमारे एस के कॉलेज से रिलेशन है इनका, या हमारे सिक्कर से इनका कोई खास रिलेशन है? कोई जानता हो बच्चा तो डेफिनेटली कमेंट करके बताएगा। हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। व्हाट वर दीनदयाल उपाध्याय व्यूज ऑन इकोनॉमिक डेवलपमेंट? आर्थिक विकास के संबंध में दीनदयाल उपाध्याय के क्या विचार थे? He believed that economic development should focus on self-reliance, decentralization, employment generation and rural development. उनके अनुसार आर्थिक विकास आत्मनिर्भरता, विकेंद्रीकरण, रोजगार सृजन और ग्रामीण विकास पर आधारित होना चाहिए। द ऑब्जेक्टिव ऑफ डेवलपमेंट शुड बी द वेलफेयर ऑफ एवरी इंडिविजुअल। विकास का उद्देश्य प्रत्येक व्यक्ति को कल्याण वाला होना चाहिए। कहने का मतलब इंक्लूसिव डेवलपमेंट की बात करी थी दीनदयाल जी ने इनडायरेक्टली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज अमर्त्य सेन कैपेबिलिटी अप्रोच? अमर्त्य सेन का क्षमता दृष्टिकोण क्या है? अमर्त्य सेन आर्ग्यूड दैट डेवलपमेंट शुड बी मेजर्ड बाय पीपल्स कैपेबिलिटीज एंड फ्रीडम्स रादर देन इनकम अलोन। अमर्त्य सेन के अनुसार विकास का मापन केवल आय से नहीं बल्कि लोगों की क्षमताओं एवं स्वतंत्रताओं से भी किया जाना चाहिए। एजुकेशन, हेल्थ एंड अपॉर्चुनिटीज आर एसेंशियल फॉर इम्प्रूविंग ह्यूमन वेलबींग। शिक्षा, स्वास्थ्य और अवसर मानव कल्याण के प्रमुख आधार है। ऐसी विचारधारा अमर्त्य सेन साहब रखते थे। मेरा आपसे क्वेश्चन है, क्या अमर्त्य सेन साहब को नोबेल अवार्ड मिला हुआ है? और यदि इन्हें नोबेल पुरस्कार मिला है तो किस ईयर में इन्हें नोबेल अवार्ड मिला था? कमेंट करके आप बताएं। वाई डज अमर्त्य सेन एम्फसाइज ह्यूमन डेवलपमेंट? अमर्त्य सेन मानव विकास पर विशेष बल क्यों देते थे? Amartya Sen considered education, healthcare, nutrition, and social security essential for expanding human capabilities. अमर्त्य सेन के अनुसार शिक्षा, स्वास्थ्य, पोषण एवं सामाजिक सुरक्षा मानव क्षमताओं के विकास के लिए आवश्यक है। According to him, real development occurs when people enjoy greater freedom and opportunity. उनके अनुसार वास्तविक विकास तब होता है जब लोगों को अधिक स्वतंत्रता होती है और अवसर प्राप्त होते हैं। यानी कि जब उन्हें स्वतंत्रता और अवसर ज़्यादा प्राप्त होते हैं तो सही मायनों में विकास तब होता है। ऐसी विचारधारा अमर्त्य सेन रखते हैं। व्हाट वर महात्मा गांधी व्यूज ऑन विलेज इकोनॉमी? गांधी जी की ग्राम अर्थव्यवस्था संबंधी क्या विचार थे? महात्मा गांधी बिलीव्ड दैट इंडियाज प्रोग्रेस डिपेंड्स ऑन सेल्फ सफिशिएंट विलेजेस। महात्मा गांधी का विश्वास था कि भारत का विकास आत्मनिर्भर गांवों पर आधारित होना चाहिए। उन्होंने भारत को गांवों का देश बताया और कहा कि असली भारत गांव में बसता है, और यदि विलेज अपने सेल्फ डिपेंडेंट होंगे तो यह सही मायनों में भारत की तरक्की कही जाएगी। ही सपोर्टेड विलेज इंडस्ट्रीज, एग्रीकल्चर, कॉटेज इंडस्ट्रीज एंड लोकल एम्प्लॉयमेंट टू अचीव सस्टेनेबल डेवलपमेंट। उन्होंने ग्रामोद्योग को, कृषि को, कुटीर उद्योगों को और स्थानीय रोजगार को सतत विकास का क्या माना है? आधार माना है। एक्सप्लेन महात्मा गांधी कॉन्सेप्ट ऑफ ट्रस्टीशिप। महात्मा गांधी की जो ट्रस्टीशिप है या न्यायशीलता का जो सिद्धांत है उसकी व्याख्या करो। यानी न्यास बोलते हैं ट्रस्ट को, न्यास की जो सिद्धांत है उसकी व्याख्या करो। गांधी सजेस्ट दैट वेल्दी पीपल शुड ट्रीट देयर वेल्थ एज ए ट्रस्ट फॉर सोसाइटी एंड यूज इट फॉर पब्लिक वेलफेयर इंस्टेड ऑफ पर्सनल लग्जरी एंड एक्सप्लॉयटेशन।
गांधी जी के अनुसार धनवान व्यक्ति अपनी संपत्ति को समाज की धरोहर माने और उसका उपयोग व्यक्तिगत विलासिता की बजाय समाज के कल्याण के लिए करे। यानी कि अ, गांधी जी ने कहा कि ये जो धन है आपके पास, उसके आप सिर्फ ट्रस्टी मेंबर हो, और ये धन किसका है? ये समाज का है, सोसाइटी का है, और इसको उसी के अकॉर्डिंग आपको क्या करना चाहिए? बरतना चाहिए। ये गांधी जी का ट्रस्टीशिप का सिद्धांत कहता है। व्हाट इज स्वदेशी अकॉर्डिंग टू महात्मा गांधी? महात्मा गांधी जी के अनुसार स्वदेशी क्या है? स्वदेशी मीन्स प्रमोटिंग इंडिजिनस प्रोडक्शन एंड यूजिंग लोकली मैन्युफैक्चर्ड गुड्स। स्वदेशी का अर्थ हुआ कि देश में निर्मित वस्तुओं का उत्पादन और उपयोग करना है। गांधी बिलीव्ड दैट स्वदेशी वुड स्ट्रेंथन सेल्फ रिलायंस, एम्प्लॉयमेंट एंड द नेशनल इकोनॉमी। गांधी जी के अनुसार स्वदेशी से आत्मनिर्भरता बढ़ेगी, रोजगार बढ़ेंगे और राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था को भी मजबूती मिलेगी। यानी कि जब कहने का मतलब है हम हमारे देश में बनी हुई लोकल वस्तुओं का यूज करेंगे तो उससे उनकी डिमांड बढ़ेगी, डिमांड बढ़ेगी तो उनका विकास होगा, विकास होगा तो देश की तरक्की होगी। तो गांधी जी के अकॉर्डिंग स्वदेशी वो है जो हम हमारे यहाँ पे बनी हुई चीज़ों का क्या करें? यूज करें। नेक्स्ट है, कंपेयर द इकोनॉमिक थॉट्स ऑफ दादा भाई नौरोजी एंड अमर्त्य सेन। दादा भाई नौरोजी व अमर्त्य सेन के आर्थिक विचारों की तुलना कीजिए। दादा भाई फोकस्ड ऑन एक्सपोजिंग colonial economic exploitation through the drain theory, whereas Amartya Sen emphasized human development, education, healthcare, and expansion of human capabilities as the real measure of the development. दादा भाई नौरोजी ने धन निष्कासन सिद्धांत के माध्यम से जो औपनिवेशिक शासन काल आया था उसमें आर्थिक शोषण को उजागर किया था, जबकि जो सेन साहब है उन्होंने मानव विकास हेतु शिक्षा, स्वास्थ्य और मानव क्षमताओं के विस्तार को वास्तविक विकास का क्या माना है? आधार माना है। ये दोनों की विचारधारा की हमने बात करी। अब हम बढ़े सेक्शन बी की ओर। सेक्शन बी में हमने यूनिट वाइज हर यूनिट से 3-3 क्वेश्चन रखे हैं जो एग्जाम में आपके लिए हो सकते हैं थोड़े से खास। आप इनको जरूर एक बार देखिएगा किस तरीके से हमने दोनों ही इसको मीडियम में आंसर रखा है, हिंदी और इंग्लिश में। और एज यूजुअल हम, और क्योंकि ये क्वेश्चन मैं डिडक्ट नहीं करूँगा वरना ये क्लास बेवजह ही बहुत लंबी चौड़ी हो जाएगी, क्योंकि पढ़ने से कोई इतना कुछ मिलना है नहीं। हमने साथ ही में सी सेक्शन से बनने वाले क्वेश्चन भी इस क्लास में इन्वॉल्व किए हैं, जो कि आपको हर यूनिट में करीब करीब 2-2 क्वेश्चन की हमने एक्सप्लेनेशन सी सेक्शन में भी करी है। तो क्योंकि शेखावाटी यूनिवर्सिटी की बात करूँ तो सेमेस्टर 6 की कंपटीशन, सॉरी सेमेस्टर 6 की जो क्लास है, एग्ज़ाम है, क्या कह रहा हूँ मैं भी, एग्ज़ाम्स है, वो फर्स्ट टाइम कंडक्ट करवा रही है यूनिवर्सिटी। तो इतना कोई डीपली पेपर नहीं आएगा। कोशिश है कि ऊपर ऊपर से आपसे पूछा जाए, और आपने एग्ज़ाम दी भी है, आपने खुद भी इसको महसूस किया होगा कि मोस्ट ऑफ दी सिलेबस के ऊपर के हिस्से से ही क्वेश्चन आ रहे हैं। तो वहीं से हमने भी इसका कोर्स या क्वेश्चन डिज़ाइन करे हैं। तो ये था हमारा एक छोटा सा प्रयास आपकी इकोनॉमिक्स से या इकोनॉमिक्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के रिगार्डिंग। वन शॉट हम नहीं ला पाए टाइम की शॉर्टेज के चलते, सो कोई बात नहीं, आप एक बार भी इस पीडीएफ को डाउनलोड करें, उसको पढ़िए। पीडीएफ आपको मिलेगी हमारी वेबसाइट पे, गेट पीडीएफ। डिस्क्रिप्शन में आपको अपनी जो वेबसाइट है इसका लिंक मिल जाएगा, और डिस्क्रिप्शन से भी नहीं जाते हो तो आप गूगल में लिखो करियर एडुनेस्ट और गूगल वेबसाइट पे आप जाओ, वहाँ से आप जाओगे तो स्टडी मटेरियल टैब में जाओगे। स्टडी मटेरियल टैब में जाओगे, सेमेस्टर 6 के फोल्डर में आपको मेजर इकोनॉमिक्स क्वेश्चन के नाम से ये फाइल अवेलेबल है। वहाँ से इसको डाउनलोड कर सकते हो, प्रिंट ले सकते हो, दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हो और इसकी पढ़ाई कर सकते हो। अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव हमारा पढ़ना है और अच्छा स्कोर लाना है। तो यहाँ तक आप क्लास में बने रहे, इसके लिए आपको थैंक यू। एंड चैनल पे नए हो तो डेफिनेटली सब्सक्राइब करके जाए। क्लास आप देखते हो तो हाइप जरूर करें, ताकि उन बच्चों तक भी हमारी पहुंच हो जो बच्चे यहाँ तक नहीं पहुंच पा रहे हैं। और हमारी ओर से आपको एग्ज़ाम के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप अच्छे से मेहनत करें, एग्ज़ाम दें, और एग्ज़ाम देकर इधर आके कमेंट भी करें कि हमारी क्लास ने आपको कितना बेनिफिट प्रोवाइड करवाया, ताकि हम हमारी रिसर्च को और आगे इम्प्रूव कर सके। यदि जिस क्लास से क्वेश्चन नहीं आते हैं तो हम उस क्लास को उसके अकॉर्डिंग तैयार कर सकते हैं। So keep studying and stay connected with your career readiness. Have a nice day. Have a great time. Enjoy yourself. Bye.